नमस्ते, राम राम दोस्तों। और आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम आलोचना करेंगे, हम बातचीत करेंगे, इसके बारे में बातचीत करेंगे। 25 अगस्त आ चुका है और साल जो है ख़त्म होने को है। और आज जो हम बात करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको लेकर कवर करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। और चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आफ्टर स्मार्ट वॉचेस इट्स टाइम फॉर स्मार्ट रिंग्स। तो अगर आपको पता नहीं, जो स्मार्ट वॉच आप पहनते हैं, मैं जो यहाँ पे पहना हुआ हूँ, तो यहाँ पे टिपिकली ये जो है बहुत लोग ये भी नहीं पहनना चाहते हैं। अभी उनको चाहिए रिंग, ठीक है, यहाँ पे ऐसे रिंग मैंने पहना हुआ है। तो इसी तरीके से जो है लोग रिंग पहनना चाहते हैं, तो ऐसे टाइप का आपका रिंग मिलता है मार्केट में। आपका यूएस कनाडा में ऑलरेडी बना हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि आपका सेंसर रहेगा, छोटा सा रिंग रहेगा, थोड़ा सा हल्का मोटा रिंग रहेगा। तो ये ऑलरेडी अमेरिकन मार्केट में मिल रहा है, 100-150 डॉलर का मिलता है। सो आई जस्ट वेटिंग कि कब इंडिया में आएगा तो आई कैन वेयर इट। उसमें क्या होता है कि आपको वो सेंस, मतलब यहाँ पे इसको लेके जब घूमते हैं तो इसमें स्क्रैचेस वैचेस पड़ जाते हैं, बहुत लोग इसको पहनना भी नहीं चाहते हैं। तो वो रिंग के माध्यम से आपको जो भी आपके बॉडी के सेंसेस है, मतलब इसका जो काम होता है वही काम आपका जो है रिंग कर देगा। तो वो इंडिया में जो है मेड इन चाइना, इंडिया में वो आने वाला है। नॉइस ये सारे जो है वो उसको सेल करने वाले हैं। सो इसी के माध्यम से, फ्रंट पेज के माध्यम से वो उसको प्रमोट करें, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड टास्क। तो बाकी जो है चलिए उसको देखते हैं। ईयू मूव्स इन्वेस्टमेंट कोर्ट टू सेटल इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट। सो ईयू में जो है, जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि ईयू में एक्चुअली बहुत इकोनॉमिकली बहुत ख़राब हालत है। वहाँ पे जो है रिसेशन, जो इकोनॉमी है वो उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। जर्मन इकोनॉमी जो है वो उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। सो बाकी जो जर्मनी, यूरोप का जो मेन इंजन है, यूरोप का जो इंजन है वो है जर्मनी। और बाकी जो है टिपिकली वो कंज्यूमर स्टेट है। इवन अगर हम देखें फ्रांस को, फ्रांस इज ऑल्सो फाइन, बट अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो जर्मनी का जो ड्राइवर है, जर्मनी का ड्राइवर है आपका जर्मनी। तो जर्मनी अगर बैठ जाता है तो फिर, या जर्मनी श्रिंक करता है तो फिर वहाँ पे दिक्कत होगी। और अगर आपको पता नहीं है, वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज बहुत ही डेंजरस तरीके से हो रहा है जर्मनी में। अगर हम लास्ट 20-25 ईयर्स में अगर हम देखें, सो इट स्टार्टेड विद द इन्फ्लक्स ऑफ टर्किश ट्रक ड्राइवर्स। उसके बाद आस्ते आस्ते जो है अफ्रीका से, स्पेशली नॉर्थ अफ्रीका से बहुत ज़्यादा मूवमेंट आपका जर्मनी में हुआ है और फ्रांस में भी हुआ है। डेफिनेटली आपने देखा होगा कि वहाँ पे दंगे भी शुरू हो चुके हैं। सो डेमोग्राफी इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। डेमोग्राफी चेंज इज़ हैपनिंग ऑल ओवर यूरोप। और इसके पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जा रहा हूँ, बट डेमोग्राफी जब भी चेंज होता है तो वहाँ का जो पॉलिटिक्स है वो चेंज होता है। और पॉलिटिक्स जो है आपके पूरे इकोनॉमी को डेफिनेटली इफेक्ट करता है। तो अगर आपका पॉलिटिक्स अच्छा नहीं है या आपका पॉलिटिकल सिचुएशन अच्छा नहीं है, तो फिर आपका जो इकोनॉमी है वो डेफिनेटली आपका स्ट्रगल करता है या सफ़र करता है, बिकॉज वहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसीज उसी तरीके से लिए जाते हैं। तो डे आफ्टर परफेक्ट टचडाउन इन इसरो लुक्स बियॉन्ड मून। तो यहाँ पे September 5 में कल या परसों हमने जो न्यूज़ पढ़ा था, September 5 में आपका सन के लिए, यानी चंदा मामा के बाद अभी सूरज चाचा जो है उनके पास जो है हम भेजने वाले हैं। सूरज चाचा के लिए एक गुलदस्ता या गिफ्ट हम भेजेंगे। सो लेट्स सी। एक बहुत ही तगड़ा न्यूज़ आया, वो ये कि ब्रिक्स में जो है, यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, तो ब्रिक्स में जो है और 6 मेंबर आपके जुड़ने वाले हैं, जो नॉर्थ अफ्रीका, गल्फ और लैटिन अमेरिका के हैं। लैटम का मतलब होता है लैटिन अमेरिका, नॉर्थ एन अफ्रीका मतलब होता है नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका आपको अफ्रीका अगर हम देखें तो अफ्रीका में जो नॉर्दर्न अफ्रीका है और सदर्न अफ्रीका है वो टिपिकली जो है वो रिचेस्ट है। और जो बीच का जो एरिया है वहाँ पे सिविल वॉर आपका मतलब कई दशकों से चलता आ रहा है। साउथ अफ्रीका आपको डेफिनेटली पता होगा, साउथ अफ्रीका इकोनॉमिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है। गल्फ ऑफ एडन नहीं, सॉरी, केप ऑफ गुड फेथ है। सॉरी, क्या आप गल्फ ऑफ एडन बोल रहा हूँ, केप ऑफ गुड फेथ है। पहले क्या होता था, सुएज कैनाल के पहले, सुएज कैनाल बनने से पहले आपका जो भी ट्रेड होता था वो केप ऑफ गुड फेथ के माध्यम से होता था। तो वो एक बहुत ही इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जगह था, अभी भी है। और आपका नॉर्थ अफ्रीका में अल्जीरिया में आपका ऑयल है। अल्जीरिया मोरक्को है, मोरक्को में भी आपका नेचुरल रिसोर्सेस है। अल्जीरिया में भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं। अगर आप जिनेदिन जिदान को जानते हैं, ही इज़ ऑल्सो ऑफ अल्जीरियन बैकग्राउंड। और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टफ है, आपको ज्योग्राफी जानना पड़ेगा। और फिर वहाँ से जो मास स्मगलिंग होता है या ह्यूमन स्मगलिंग होता है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, वो आपका नॉर्थ अफ्रीका से आपका वो यूरोप की तरफ जो है वो मूव करते हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ दैट इज गोइंग ऑन। गल्फ आपको पता है, गल्फ के पास एनर्जी है। नॉर्थ अफ्रीका के पास बहुत सारे माइंस हैं। फिर आपके जो इम्पोर्टेंट वैल्यूबल मेटल्स हैं। लैटिन अमेरिका में आपका, लैटिन अमेरिका इज ऑल्सो एक्सप्लोरिंग दैट। सो लैटिन अमेरिका में आपका कौन सा देश आता है, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे, वो सारे जो कंट्रीज हैं वो आती हैं। टिपिकली जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका अगर हम चेक करते हैं, साउथ अमेरिका हैज़ ऑलवेज बीन, क्या बोलें, साउथ अमेरिका हैज़ ऑलवेज बीन वट आई वुड रादर से एक्सप्लॉइटेड ऑलवेज। पेरू को देखें, चिले को देखें, हमेशा वो डिक्टेटरशिप में, कभी ये वो। इवन आपका अर्जेंटीना पे जो है
बहुत सारे नाजी कॉलोनीज़ वहाँ पे आपको जर्मन कॉलोनीज़ आपको देखने को मिलेंगे। जो ब्रिटिश वाले बंदे जो थे वहाँ पे उन्होंने कब्जा करने की कोशिश किया था। तो अर्जेंटीना और जो यूक्रेन है, या यूक्रेन नहीं सॉरी यूनाइटेड किंगडम है, उनके बीच में थोड़ा सा खींचातानी चलता रहता है। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जब आप जानेंगे तो फिर आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ जो है मिक्स करके मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स। इसलिए आपका स्कूल में जो सीबीएसई में था ना, एसएसटी में क्या था, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, चारों चीज़ें इंटर रिलेटेड है, अभी आपको पता चल गया। सो यहाँ पे कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे नियर अबाउट 39% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड और 47% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन वो इसमें इंक्लूडेड आता है। सो इट विल बी अ वेरी बिग डील। यहाँ पे कोशिश किया जाएगा, हाँ 46% ऑफ द पॉपुलेशन, एक्सपोर्ट इज 24%, जीडीपी इन टर्म्स इज ग्लोबल जो जीडीपी है 37%, और वैल्यू ऑफ क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स इज 39%। सो रशिया और गल्फ में यहाँ पे कौन कौन आ रहा है, वी हैव डिसाइडेड टू इनवाइट दी अर्जेंटीना रिपब्लिक, यूएई, अच्छा इजिप्ट है, अर्जेंटीना है, इथियोपिया है, ईरान है, वाओ दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी नाइस, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड यूएई। ओके, बहुत बहुत तगड़ा चीज़ है भाई। यहाँ पे मेन चीज़ है भाई, अभी मेन तो ये मतलब ये बहुत ही बढ़िया चीज़ हो, क्योंकि रशिया यहाँ पे है, ये पूरा यूरोप यहाँ पे नहीं है, अमेरिका नहीं है, कनाडा नहीं है, तो ये एक ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है। मतलब जो आपका ग्रेट ब्रिटेन या घोड़ों का देश है, घोड़ों का देश एज एन रशिया भी घोड़ों का ही देश है, बट इन टर्म्स ऑफ कॉकेजियन, नहीं कॉकेजियन बोलते हैं क्या उसको, नहीं कॉकेजियन तो नहीं बोलते, मतलब घोड़ों का देश अगर बोले, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी या पूरा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, या बेसिकली आप बोल सकते हैं कि प्रीवियस ब्रिटिश कॉलोनीज में जो आते हैं, ऑस्ट्रेलिया आता है, यूरोप आता है, यूरोप में सारा तो ब्रिटिश कॉलोनी नहीं था, बट बोल सकते हो वहाँ पे ब्रिटेन है, अमेरिका वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी, कनाडा वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी, अभी भी जो है जो ब्रिटेन का मोनार्क है, ही इज़ दी सेरेमोनियल मोनार्क ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, और कुछ कुछ देशों के जो है वो अभी भी मोनार्क है, मतलब ऑन पेपर हो जो भी हो, बट दे आर मोनार्क। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो उनको अगर हम बाहर रखते हैं, तो स्पेशली अमेरिका को अगर हम बाहर रखते हैं, जो पावर सेंटर है पूरे दुनिया का, तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा फ्यूल एज एन नॉट फ्यूल बट एनर्जी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अगर आप एनर्जी कंट्रोल कर पाते हैं, प्रोडक्शन कंट्रोल कर पाते हैं, मतलब बेसिकली आपका मैन्युफैक्चरिंग पूरा चीज़ जो है, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, सब अगर आप कंट्रोल कर पाते हैं, तो फिर आप इवेंचुअली जो आपका रिजर्व करेंसी है, रिजर्व करेंसी को आप चेंज कर पाएंगे। जो अभी रिजर्व करेंसी क्या है, आपका डॉलर है। क्योंकि सबका प्रॉब्लम ये, जितने भी कंट्रीज है ना ब्रिक्स में, ब्राज़ील, रशिया, फिर आपका इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इनका सबका प्रॉब्लम है डॉलर, सबका प्रॉब्लम। इवन सऊदी का भी प्रॉब्लम है डॉलर, क्योंकि सऊदी के जितने भी कंट्रीज हैं उन्होंने सबको डील करना है। मतलब जो जीसीसी का जो है, ओपेक अगर हम देखें, वहाँ पे वो डील ही कर चुके हैं कि भाई हम जो है जब तक मतलब अमेरिका विल गिव देम प्रोटेक्शन एंड और सप्लाई देम विद ऑल द आर्म्स एंड एमुनिशंस, और इन रिटर्न जो भी डील होगा वो आपका रिजर्व करेंसी में होगा, दैट इज डॉलर। तो डॉलर के अलावा वो सेल नहीं कर सकते हैं। और जब भी वो ईरान जो है, जैसे चाइना को सेल करता है, आपका युआन में डील होता है, युआन, और जो ईरान का जो करेंसी है, रशिया के पास खुद का एनर्जी सोर्स है, वो इंडिया को अभी सप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे रूपी रूबल का काम चल रहा है। बट जब तक आप डॉलर को हटा नहीं सकते हो फ्रॉम दी फ्रॉम दी रिजर्व करेंसी, तब तक आपका डोमिनेंस, अमेरिका का डोमिनेंस हमेशा रहेगा। और अमेरिका जितना मर्जी जो है डेट में जाए, कुछ नहीं होने वाला है उसके देश को, क्योंकि वो डॉलर को प्रिंट कर सकता है, डॉलर के फ्लो को इकोनॉमी में कंट्रोल कर सकता है, और डॉलर को जितना मर्जी वो छाप सकता है, और खुद को डेट से बचा सकता है। सो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए अमेरिका अभी तक सर्वाइव कर रहा है, एंड दे आर द इकोनॉमिक सुपर पावर, बिकॉज जो भी अभी डीलिंग हो रहा है, इट्स नॉट अबाउट द ब्रेन, इट्स नॉट अबाउट द मनी पार्ट, बट इट्स अबाउट द करेंसी इन विच यू आर एबल टू डील विद। और यहाँ पे जितने भी जो कंपनीज है, यूएन कंपनी है, या डब्ल्यूटीओ जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस बोलते हैं, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये सारे जो कंपनीज हैं, ये सारे जो है अमेरिका में बेस्ड हैं। मोस्टली आपका इन्फ्लुएंस होता है अमेरिका का। तो अमेरिका आपका डायरेक्टली आपका इन्फ्लुएंस करता है। अगर हम ये भी देखें कि जब अमेरिका किसी कंट्री को इन्वेट करता है, लीबिया हो गया, आपका इराक हो गया, और आपका सीरिया हो गया, या ये फिर आपका अफ्रीका में भी बहुत सारी जगह पे हुआ है, निकारागुआ में हुआ है, साउथ अमेरिका में बहुत सारी जगह पे कू हुआ है, अफ्रीका में बहुत सारा कू हुआ है, रशिया में आपका इनडायरेक्टली अटैक किया जा रहा है। सो अमेरिका जब भी करता है, तो फिर वहाँ पे उसका कोई रिपरकशन नहीं होता, बिकॉज जो यूएन
WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारे जो है इट इज़ कंट्रोल बाय अमेरिका, या अमेरिकन जो एंटिटीज़ हैं वो कंट्रोल करती हैं। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अगर यूट्यूब को भी देखें, यूट्यूब इज़ अमेरिकन कंपनी, अमेजोन इज़ अमेरिकन कंपनी, आपका जितना भी डेटा है वो भी अमेरिकन लोगों के पास ऑलरेडी है। इधर चाइनीज़ के पास है या अमेरिकन, इंडियन गवर्नमेंट के पास हो ना हो, पर आपका डेटा जो है अमेरिकन के पास है और चाइनीज़ के पास ऑलरेडी है। मेरा भी डेटा भी, आपका डेटा भी है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज उन्हीं के प्लेटफॉर्म में हम लोग गेम खेल रहे हैं। तो अगर आपको खुद के प्लेटफॉर्म को तैयार करना है, सो यू नीड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, तो ये सारी चीज़ें इट विल टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। ऑल्दो हमें लग रहा है कि हमारा जो देश का जो लीडरशिप है, दे आर ट्राइंग टू डू इट, बट जो सिस्टम ही इतना स्लो है, या सिस्टम में इतना सारा जो है लूप होल है, उसको फिक्स करना इट विल टेक कपल ऑफ डेकेड्स। एटलीस्ट मेरे को नहीं लगता मेरे लाइफ टाइम में होने वाला है। तो आपके लाइफ टाइम में अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप ट्राई तो करो, कुछ तो कोशिश करो, चलो कोई बात नहीं है। मिस्त्री फैमिली इन टॉक्स टू रीफाइनेंस 18,000 करोड़ ऑफ डेट। सो मिस्त्री मतलब शपुर जी पलन जी के जो चेयरमैन है वो फैमिली है। अडानी ग्रुप कैश बैलेंस एट ऑल टाइम हाई ऑफ 42,115 करोड़। सो कैश बैलेंस जो है ऑल टाइम हाई है, बहुत बढ़िया है। द कंपनी नेट डेट टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हैज फॉलन बिलो 3 times फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ डेकेड ऑन अ रन रेट बेसिस, द कंपनी सेड इन अ स्टेटमेंट, सो व्हिच इज वेरी वेरी गुड। हाथ में पैसा आना चाहिए, हाथ में पैसा अगर होता है तो फिर ये डेट को समहाउ मैनेज कर पाएंगे। आई होप ये इस तरीके से, मतलब ये वेदांता जैसा काम नहीं कर रहा है। वेदांता ने जैसे ऑलरेडी एक केस स्टडी आपने पढ़ा होगा कि वेदांता ने अपने स्टॉक्स को खरीदा है, अपने स्टॉक्स को प्लेज करके पैसा उठा के मार्केट से, और फिर वो डेट को रीपे कर रहे हैं डिविडेंड को खुद को पे करके। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो ऑलरेडी हमने उसको डिस्कस कर लिया। ईपीएफओ लुक्स टू रीइन्वेस्ट इट्स ईटीएफ मनी बीइंग फिन मिनिस्टर। ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होता है, मूव टू हेल्प स्टेप अप इक्विटी टू इक्विटी एक्सपोजर टू 15%। सो ईपीएफओ जो होता है, जितने भी आपके फंड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इवन आपका जो कैनेडियन जो होता है, कैनेडियन जो पेंशन फंड होते हैं, यहाँ पे वही होता है ना कि वो आपको रिटर्न देंगे, स्टेबल एक रिटर्न आपको प्रोवाइड करेंगे। सो वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड दे आर लुकिंग टू डू सम लिटिल बिट ऑफ मोर लेवरेज, एंड ताकि उनको ज़्यादा जो है पैसा वहाँ पे उठा सकें। तो नियर अबाउट ईपीएफओ हैज़ इन्वेस्टेड 10% इन ईटीएफ सिंस 2015, एंड दे आर लुकिंग टू इन्वेस्ट, मतलब जो इक्विटी एक्सपोजर होता है, इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट है वो उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो 15%, एंड इट हैज़ अ कॉर्पस ऑफ 12.5 लाख करोड़ रुपए। सो ईपीएफओ जहाँ पे आप जो पैसा डालते हैं वो पैसा आपका मार्केट में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं थ्रू जितने भी फंड्स, और ये प्रोफेशनली मैनेज फंड्स होते हैं। सो इनका टारगेट होता है कि स्टेबल रिटर्न उठाने के लिए। हाउ इट विल हेल्प, इट विल मैक्सिमाइज रिटर्न्स एंड रिड्यूस वॉलेटिलिटी। हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि किस किस कंपनी में ईपीएफओ जो है पैसा डाल रहा है। एलआईसी जैसे आप जो पैसा डालते हैं, आपको जो प्रीमियम देता है, या मतलब आपको जो वो रिटर्न देता है, या बोलता है ना कि आपको हम इतना देंगे इतने सालों बाद। सो मेन वही उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि वही पैसा जो है, आपका पैसा जो है वो मार्केट में वो इन्वेस्ट करते हैं, ताकि वहाँ से वो डिसेंट रिटर्न उठा के अपना भी फ़ायदा कर सकें और वहाँ से भी आपका फ़ायदा कर सकें। सो अरविंद फार्मा जो है, उनके प्रोमोटर जो है, इट पुट्स इट्स इंजेक्टेबल बिजनेस ऑन द ब्लॉक अगेन। सो या सही है, सही है। Aurobindo promoters, Hyderabad-based Ram Prasad Reddy and his family have bought down their valuation of the injectable business to this against the previous expectation of $3 billion. कुछ तो यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि ईडी ने यहाँ पे रेड मारा हुआ था, इनको पकड़ा था फिर। एक्सेस ड्यूटी इवेजन एंड पे आउट ब्राइब्स वर्थ रुपीज इन दिल्ली लिकर स्कैम। अच्छा, ये पॉलिटिक्स के साथ भी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। जेनेटिक फार्मास्यूटिकल इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदने से हो जाता है, यहाँ पे स्कैम पे क्या जरूरत है। हैदराबाद बेस्ड कंपनी है ना, तो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। ईडी ने पकड़ा हुआ तो देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, सो थोड़ा सा केयरफुल होकर गेम खेलना है। सो रामकृष्ण फोर्जिंग जो है वो आपका एमटेक ग्रुप के आर्म को परचेज करेंगे। रामकृष्ण फोर्जिंग आपका कोलकाता बेस्ड कंपनी है जो यहाँ पे फोर्जिंग का काम करते हैं। सो उनका मार्केट कैप भी उतना ह्यूज नहीं है, स्मॉल कैप कंपनी है, बट स्टिल इट इज़ डूइंग रियली वेल। एंड Ramkrishna Forging also a listed firm agreed to pay 125 crore to JMT Auto. अच्छा, एमटेक ग्रुप owes about 15,000 crore to the lenders। तो वही हो रहा है कि मतलब कंपनी आ रहा है, कंपनी जा रहा है, तो डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ें चल रही हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ विच इज़ हैपनिंग। और NCLT यहाँ पे मतलब वही कॉडियो के भाव मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो अभी सेंसेक्स अगर आपने देखा लास्ट 3-4 दिन में जो है बहुत अच्छा रिटर्न मार रहा था, तो अभी वो डिसेंट आपका वेवर आउट हो गया था, अभी थोड़ा सा इरोजन हो रहा है।
Indian equities ended weak on Thursday, snapping the 3-day winning run after early rally phased out। और आज जो है रिलायंस जो है ये सारे जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हल्का इरोजन वीकेंड में आपको देखने को मिल सकता है। बट अगेन आज अगर इरोजन होता है, हल्का फुल्का इरोजन होता है, तो मंडे में देखोगे आपका पूरा जंप अप करके चलेगा। इवन अडानी ग्रुप कि जितने भी सारे स्टॉक्स थे जहाँ पे मैंने पैसा डाला हुआ था, वहाँ पे भी आपका हल्का फुल्का 2% 3% आपका इरोजन देखने को मिल रहा है। एंड स्पाइस जेट में भी मैंने डाला हुआ है, वहाँ पे भी आपका 5% का इरोजन अभी देखने को मिल रहा है। बट एक्सपेक्टेडली मार्केट नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट कुछ दिनों में वही ऊपर नीचे चलता रहेगा, तो अभी जो है थोड़ा सा पैसा निकालेंगे घोड़े। मार्केट जो ऊपर की तरफ है अभी थोड़ा सा एक स्टैग्नेशन पॉइंट में आएगा, फिर हल्का हल्का जो है इरोजन होगा, फिर से आपका ऊपर की तरफ रैली करेगा। सो मार्केट इटसेल्फ इज बिहेविंग एज इट शुड बी। और हमें यहाँ पे देखना है कि वी शुड बी पेशेंट, हमें पेशेंट होके रहना है। और मार्केट जैसे जैसे बिहेव करे, क्योंकि हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मे बी अ मंथ, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, आपका एक क्वार्टर होल्ड करके रखोगे, तो वहाँ से आपका जो टारगेट होना चाहिए कि वहाँ से कैसे हम पैसा उठा सकते हैं। सो ऊपर नीचे ये सारे चलते रहेंगे, हमें जो है टेक्निकल एनालिसिस करके सपोर्ट एंड बाई एंड रेजिस्टेंस जोन पकड़ना पड़ेगा। अगर हम देखते हैं कि भाई एक रेजिस्टेंस जोन में हम देख रहे हैं, तो फिर वहाँ पे हम आइदर सेल ऑफ कर सकते हैं। अगर हम देख रहे हैं सपोर्ट पे हमें मिल रहा है, तो फिर वहाँ पे हम परचेज कर सकते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो है वो बोलबाला अभी चलेगा। स्विंग ट्रेडिंग इज मोर ऑफ टेक्निकल पे ज़्यादा उसको जोर दिया जाता है, और फंडामेंटल में थोड़ा सा ऑब्वियसली डेफिनेटली फंडामेंटल्स को भी देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देख पाते हैं, तो वी कैन होल्ड इट फॉर 2 क्वार्टर, यानी 6 महीना 7 महीने के लिए भी हम होल्ड कर सकते हैं। वी कैन एक्सपेक्ट दैट 6 महीने के अंदर, क्योंकि बहुत सारे सीजनल बिजनेसेस होते हैं, जैसे होटल बिजनेस हो गया, एफएमसीजी बिजनेस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वाला जो मार्केट है, ऑटो वाला सेगमेंट वाला मार्केट है, अभी जो है आपको बहुत अच्छा सेल, मतलब दिवाली के बाद वाला जो क्वार्टर है, उस क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगा दैट लास्ट क्वार्टर बहुत अच्छा हमने सेल किया है, तो फिर उसका स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाएगा। तो अभी से अगर आप इन्वेस्ट करना शुरू करोगे, देन यू विल सी दैट ओके, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, होप, ग्रीड, फियर, पैनिक, होप, तो ये साइकिल आपको चलते रहना पड़ेगा। देन यू हैव टू फिगर आउट कि ये सारा जो है ये इसका पैटर्न है, और पैटर्न को फोकस करके, पैटर्न को आइडेंटिफाई करके, देन वी हैव टू इन्वेस्ट एंड देन वी हैव टू मेक मनी। तो अगर हम देखें कि गोरो ने यहाँ पे कितना पैसा डाला है, गोरो ने आपका 1500 करोड़ का जो है खरीदा है, और देसी ने आपका 6000 करोड़ का जो है, जैसे आप देख रहे हैं ना, घोड़ा निकालना शुरू करेगा। घोड़ा अभी हल्के हल्के से पैसा निकालना शुरू करेगा। अपना देसी जो है वहाँ पे देखना पड़ेगा, देसी इसमें इसको स्ट्रेंथन कर रहा है कि नहीं। वेदांता रिसोर्सेस पॉइंट्स, ठीक है, बॉन्ड होल्डर्स, $3.2 बिलियन बॉन्ड रीपेमेंट इन 2 साल, तो इसको ये जुगाड़ करना पड़ेगा। फिर से ये कैसे जुगाड़ करेंगे? दिस इज़ अ कंपनी विच हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बट स्टिल बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है। चलो कोई बात नहीं। प्राइवेट इक्विटी जो है बेरिंग, उसने आपका जो कोफोर्ज में जो पकड़ के रखा हुआ था, कोफोर्ज रिसेंटली आपका एक आईटी कंपनी है जो $1 बिलियन उसने रेवेन्यू उठाया है, विच इज़ वेरी ग्रेट। एंड उसने आपका ब्लॉक डील में इसको सेल कर दिया है थ्रू इट्स एफिलिएट हल्स्ट बीवी। बेरिंग पी हेल्ड 26% इन द कंपनी एज ऑफ 20 दिस। नाउ द कंपनी इज 100% ओन बाई पब्लिक इन्वेस्टर्स। तो कोफोर्ज का आप देखोगे तो यहाँ पे 5% का उसने निकला हुआ है, कट गया वो। ये देख रहे हो, पंप किया था यहाँ पे इस पॉइंट में, जो है यहाँ पे खरीदना शुरू हो गया था, यहाँ पे हेवी ट्रेडिंग हो रही है, यहाँ पे अभी बहुत ही रैपिडली गिरेगा। सो ओनरशिप अगर हम देखें, प्रोमोटर्स कौन है? हल्स बीवी है, तो इसने तो बेच ही दिया अपना सब कुछ। इसका 26% था, 24% ये निकल के बेच दिया इसने, तो अभी यहाँ पे कोई प्रमोटर ही नहीं है। तो एनी कंपनी विच डज नॉट हैव अ प्रमोटर, इधर इट विल बी, देखना पड़ेगा यहाँ पे कोई इसको कोई भी आईटी कंपनी, दूसरा बड़ा आईटी कंपनी इसको हॉस्टाइल टेक ओवर करता है कि नहीं। बट एज अ पब्लिक इन्वेस्टर या रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको गेम खेलना पड़ेगा, नहीं तो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे पैसा वो डाला हुआ है, ठीक है, बट मैनेज तो करेगा प्रमोटर्स ना। तो आईटीसी जैसे बहुत दूसरा एक एग्जांपल है जो मैनेजमेंट के माध्यम से चलता है, बट उसका मार्केट कैप इतना ही बड़ा है कि उसको टेक ओवर करना बहुत डिफिकल्ट है। इसका मार्केट कैप कितना है? इसका मार्केट कैप आपका 31,000 करोड़ है। तो 31,000 करोड़ मतलब तीन 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 बिलियन डॉलर समथिंग ऐसा कुछ है, अगर 80 से डिवाइड करेंगे तो। वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। स्टॉक पी अगर हम देखें, इंडस्ट्री पी 34 है, तो स्टॉक पी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। ऑपरेटिंग मार्जिन इज 15% विच इज़ डिसेंट, एंड लोन बुक भी ज़्यादा नहीं है, प्लेज परसेंटेज भी कुछ नहीं होगा, या बट बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टफ है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। सो द प्राइवेट इक्विटी हैज़ बिन ऑफलोडिंग स्टेक इन ट्रांचेस इन कोफोर्ज the erstwhile NIIT technologies over the past 2-3 years. So yeah,
ऐसा नहीं कि कंपनी ख़राब है, बट अगर कोई प्रमोटेड नहीं होता, स्पेशली इन आईटी कंपनी जो बहुत ही टर्बुलेंट मार्केट है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। आपको बहुत ही तगड़ा जो है मैनेजमेंट ग्रुप लेके आना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे रिलायंस का कमर्शियल टू इन्फ्यूज 1000 करोड़ इन रिलायंस इंफ्रा इन आर पावर। सो आपका अनिल अंबानी का कंपनी जो है वो भी अच्छे से, मतलब वो भी आपका टर्न अराउंड कर रहा है। अनिल अंबानी का जो कंपनी है वो भी टर्न अराउंड कर रहा है। सो इसके वजह से आपका बोल सकते हो कि स्पाइस जेट का जो है पैसा गिर रहा है, बट स्टिल आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक। सो अभी मैंने थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, थोड़ा सा होल्ड किया है, पर देखते हैं लॉन्ग टर्म में ये मेरे को रिटर्न देगा। अभी मेरे को उतना शॉर्ट टर्म में रिटर्न नहीं देने वाला है। सो एनीवे यही जो न्यूज़ था मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। उसी के साथ साथ कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कल मिलते हैं आपके साथ। सैटरडे है, मैं टिपिकली करता नहीं हूँ, बट देखता हूँ अगर पॉसिबल होगा तो मैं कल वीडियो लेके आता हूँ, और फिर संडे को आपका मार्केट रिव्यू करेंगे, देखेंगे कौन सा जो स्टॉक है आपका मूवमेंट क्या है, और देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू स्पॉट अपॉर्चुनिटीज़ एंड ट्राई टू मेक मनी देयर। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।